हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोगों में से काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि सर हमें आप सभी बुक का इंडेक्स दिखा दीजिए। ठीक है, उसके बाद हमें ये बताइए कि कौन सा बुक से कितने नंबर का आएगा, कौन सा टॉपिक आएगा, किसका वेटेज ज़्यादा है, किसका कम है, हम पहले किसको पढ़ें बाद में किसको पढ़े। तो आज आपका इस वीडियो में सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप देखते रहिए इस वीडियो को। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला बुक से लेकर के और 7 तक बुक हम सभी दिखाएंगे आपको। उसके बाद सबका इंडेक्स दिखा देंगे कि कौन सा सिलेबस, क्योंकि इसमें जो भी दिया गया है सब सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है, एकदम परफेक्शन के साथ दिया गया है। तो हम आपको सब कुछ दिखा देते अच्छे से, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमें कहाँ से कितना पढ़ना है। ठीक है, और ये मैं आपको PDF के साथ भी दे दूंगा, ताकि आपको कभी भी डाउट हो तो आप ये देख लीजिए कि हमें कौन से मतलब सब्जेक्ट के कौन सा सिलेबस को, मतलब कौन सा टॉपिक को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया था और कहाँ सबसे ज़्यादा सर जोर दे रहे हैं किस टॉपिक पे कि इसको ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखिए, आपको जो सबसे पहला बुक है ये हम जनरल साइंस का बुक लिए। ठीक है, आप जनरल साइंस को आपको पता है कि आपको 24 क्वेश्चन, कितना तो 24 क्वेश्चन आना है आपको। ठीक है, और 24 मार्क्स का भी आना है। तो मतलब आपको बहुत अच्छा वेटेज है इसका। आपको पूरा से पूरा एकदम क्या करना है कि कंठस्थ रखना है। मतलब इस लेवल पे आपको जनरल साइंस को लेकर के जाना है कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम इंडेक्स के बारे में बात करते हैं इसका। देखिए, ये जो सिलेबस में आपको फिजिक्स दिया गया है जो 24 मार्क्स का है जनरल साइंस, इसमें से आप ऐसा मान के चलिए कि 9 से 10 नंबर बायोलॉजी। ठीक है, और ये फिजिक्स कितना तो 8 से 9 मार्क्स आप फिजिक्स के लिए लेके चल सकते हैं, जिसमें आपको कितना तो 7 टॉपिक 7 चैप्टर दिया गया है। अभी हम इसमें आपको करा रहे हैं क्या, मैकेनिक्स। फिजिक्स के अंदर जितना भी टॉपिक दिया गया है इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेसिक कंसेप्ट वाला जो टॉपिक है वो है इसका मैकेनिक्स टॉपिक। ठीक है, तो इसको आपको पूरे ध्यान से पढ़ लेना है। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ इसको। ठीक है, उसके बाद हीट है। हीट में बहुत आसान से आता है क्वेश्चन। ठीक है, वो बन जाएगा, मैं आपको ये बताऊंगा। हीट है, उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, उसके बाद वेव है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है और मॉडर्न फिजिक्स है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपको मैकेनिक्स के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेकर के चलना है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी से भी क्वेश्चन आ जाता है, जो रेजिस्टेंस कंडक्टेंस इस सबसे बनता है क्वेश्चन वो। उसके बाद आपको मॉडर्न फिजिक्स से आ जाता है। आपको पढ़ना सब है, लेकिन वेटेज इसको ज़्यादा देना है, इस तीनों का। इस सबसे ज़्यादा इसमें हीट भी है। ठीक है, हीट से भी आ जाता है क्वेश्चन, तो इसमें इसको सबसे ज़्यादा आपको वेटेज देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं केमिस्ट्री को। देखिए, केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 13 चैप्टर दिया गया है और इसमें सभी मतलब आपको पढ़ना सब है। फिर से मैं कह रहा हूँ पढ़ना सब है, लेकिन खास इंपॉर्टेंट कौन है वो मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये बेसिक होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रेडियो एक्टिव, यहाँ से क्या होता है कि इसके ऊपर कोई ना कोई हमेशा किसी न किसी टाइप का रिसर्च चलते रहता है, तो इसीलिए ये टॉपिक हमेशा चर्चा में रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। आपको केमिकल बॉन्डिंग है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो रिडॉक्स रिएक्शन जो देख रहा है इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों आ जाता है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद इक्विलिब्रियम ऑफ गैस, जैसे कि आपको चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ होता है ना, वो सब आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उस लॉ से क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांसेस बनता है। उसके बाद क्या कि एसिड और बेस, इसके बारे में जैसे कि पीएच वैल्यू से रिलेटेड कैसे हम पीएच वैल्यू निकालते हैं, इसका खोज किसने किया था, कब हुआ था, कहाँ से कहाँ एसिड है, कहाँ से कहाँ बेस है, ये सब हम आपको डिस्कस करेंगे अच्छे से। उसके बाद देखिए, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही हमको याद रखना है। अब इसके बाद 13 नंबर जो चैप्टर है कि इन्वायरमेंट एंड इट्स पॉल्यूशन, ये आपको एकदम खास इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज के डेट में क्या है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू बन गया। इसके वजह से जो भी एग्जाम होता है वहाँ आपको एक न एक क्वेश्चन इन्वायरमेंट से देखने को मिलता है, और मैन मेड जो मटेरियल है उससे भी, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि आजकल जो भी इन्वेंशन हो रहा है नया नया तरह का, वहाँ से आपको एक क्वेश्चन करंट अफेयर से, या तो करंट अफेयर से कंसीडर कर ले, या तो आपको जो पुराना है तो उसको स्टैटिक जीके से कंसीडर कर ले, तो आपको यहाँ से भी देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, आपका आगे है बायोलॉजी। बायोलॉजी आपका 9 से 10 नंबर का आएगा। केमिस्ट्री सबसे कम नंबर का आता है और बायोलॉजी सबसे ज़्यादा नंबर का आता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है कि सेल बायोलॉजी। इसमें आपको, क्योंकि इसमें सभी तरह के जितना भी चीज़ है उसको आप अध्ययन कर लीजिएगा, तो सेल बायोलॉजी ये इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट सब है, लेकिन खास जो चैप्टर है वो मैं बता रहा हूँ न्यूट्रिशन, कि इसमें इसके अंदर आएगा अब जितना भी खाना पीना खाते हैं जो आपको स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरत है वो सब चीज़ आ जाएगा। डाइजेशन सिस्टम, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप मुख से खाना खाए वहाँ से लेकर के और जहाँ तक पूरे आपको डाइजेशन हुआ उस सब के पार्ट के बारे में इसमें हमें अध्ययन करना है। उसके बाद रेस्पिरेशन,
इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो मतलब इनहेल आउट हेल करते हैं ना, इसके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे कि आप सांस लेते हैं तो उसमें कितना % ऑक्सीजन होता है, जब आप छोड़ते हैं तो कितना % ऑक्सीजन होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें इसमें डिस्कस करना है, ठीक है। उसके बाद इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ब्लड ग्रुप। जो ब्लड होता है जैसे कि ए ग्रुप होता है, बी ग्रुप होता है, ठीक है, उसमें एंटीजन कौन है, एंटीबॉडी कौन है, तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करना है। उसके बाद इसमें नर्वस सिस्टम इंपॉर्टेंट हो जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्केलेटन, मतलब हड्डियों के बारे में जो पढ़ना होता है उसमें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद क्या इवोल्यूशन, जो मतलब जो भी इवोल्यूशन हुआ है वो इंपॉर्टेंट होता है। इकोलॉजी, फिर यहाँ से कुछ ना कुछ आपको टर्म जो है याद करना होगा, इन्वायरमेंट का कुछ ना कुछ टर्म मिलेगा, ये खास इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी जब मैं पढ़ाऊंगा इसको तो जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं खास टिक वहाँ पे लगवाऊंगा, ठीक है। जैसे अभी फिजिक्स में मैकेनिक्स में मैं लगवा रहा हूँ, पता नहीं कितने लोग देख रहे हैं, क्योंकि जब आप लोग देखिएगा तभी आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। सोए रहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप एक ऑफिसर लेवल के जॉब का तैयारी कर रहे हैं तो आपको अभी 10 से 12 घंटा पढ़ना चाहिए पकड़ के। अगर आप कोई जॉब करते हैं ना तो रात में पढ़िए, ठीक है। चलिए दूसरा बुक देखते हैं। देखिए दूसरा बुक है आपका कि न्यूमेरिकल एबिलिटी। आपको पता है न्यूमेरिकल एबिलिटी भी आपके एग्जाम में कितने नंबर का आना है, तो 24 नंबर का आना है सीधे सीधे। और मैथ, जिसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो भी बोलना है बोलिए, सबका बात सेम ही है, क्योंकि कंटेंट दिया है, हमें पढ़ना तो यही है ना। अब देखिए यहाँ पे मैथ में क्या है सीन इसका कि 24 क्वेश्चन आएगा और आपको 24 मार्क्स भी देके जाएगा। लेकिन इसके साथ कंडीशन क्या है कि अगर आप प्रैक्टिस कर लिए अच्छे से तो आप आउट ऑफ 24 भी स्कोर कर सकते हैं। आपका नंबर यहाँ से कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर आपको आता है तुरंत आंसर बनाइए और लगाइए, आपको वहीं पे दिख रहा है। लेकिन जीके जीएस में थोड़ा सा क्या होता है, आगे पीछे होते रहता है। तो इसमें क्या पढ़ना है आपको, नंबर सिस्टम। मैं पूरा का पूरा नंबर सिस्टम पहले थ्योरी कराया हूँ एक क्लास में, और 3 क्लास में 105 क्वेश्चन को एकदम बेहतर तरीके से करा दिया, सब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट दे करके, ठीक है। उसके बाद HCM LCM पढ़ना है आपको, स्क्वायर क्यूब रूट पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, प्रॉब्लम ऑन एज, जैसे कि जो दे देता है ना कि फादर का इतना है, मदर का इतना है, सन का इतना है, उसके बाद तीनों का रिलेशन देता है, फिर निकालना पड़ता है, वही सिस्टम है, ठीक है। पावर इंडिसेस पढ़ना है आपको, और उसके बाद परसेंटेज पढ़ना है। चलिए मैं आगे दिखा देता हूँ थोड़ा। देखिए परसेंटेज के बाद आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा क्या कि मतलब रेशियो प्रोपोर्शन भी पढ़ना है, पार्टनरशिप पढ़ना है, जैसे कि बिजनेस, ये पार्टनरशिप होता है ना, इसमें बिजनेस टाइप का क्वेश्चन देता है, ये सोल्व करना है। देखिए और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ से पिछले साल 2 क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, तो ये टॉपिक खास इंपॉर्टेंट है, ये मैं बहुत अच्छे से आपको कराऊंगा। मिक्सचर देख लीजिए, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद क्या एवरेज है, ये सब टॉपिक बहुत आसान होता है, सबको आते रहता है, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ क्या आ रहा है तो कोई बात ना, अगर आपको आ रहा है तो प्रैक्टिस करिए अच्छे से मेरे साथ, और नहीं आ रहा है तो सीखने का आपको एक मौका है कि मैं पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए देखिए 17 इसमें क्या एस्थेटिक, आपको डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में पढ़ना, जैसे कि पाई चार्ट दे देगा, आपको दे देगा कि इतना इतना डिग्री में, मतलब या तो डिग्री में दे देगा तो आपको डाटा में पूछेगा, वैल्यू में पूछेगा, वैल्यू में देगा तो डिग्री में पूछ लेगा, या चाहे कभी 100% का वैल्यू दे देगा, आपको बोलेगा कि इतना जो ये है इसका वैल्यू, इसका जैसे कि मान लीजिए कि ये दे देगा 25%, पूरा 100% का वैल्यू देगा, बोलेगा इस 25% का वैल्यू कितना है, इस टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है, ठीक है। अब देखिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इससे बहुत आसान क्वेश्चन आता है, लेकिन बनता जरूर है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, इससे भी आसान क्वेश्चन आता है। सेट थ्योरी, ठीक है, इससे 2-3 फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चन आता है, मैं वो आपको करा दूंगा। चलिए देखते हैं आगे देखिए जो आपका आगे बुक है ये है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL। देखिए हम पहले जो तीनों बुक लिए हैं वो 24 नंबर हम आपको कवर करा रहे हैं, मतलब कितना, इससे भी 24 नंबर आएगा, तो मतलब 24 क्वेश्चन और 24 कितना है तो मार्क्स आएगा आपका, ठीक है। तो मतलब आपको 72 नंबर तो सीधे सीधे आपके हाथ में, अगर आप मेहनत कर रहे हैं कंटिन्यू तब, ठीक है, कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं तब। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप मेरे से भी पढ़िए और खुद भी पढ़िए, लेकिन जो वीडियो मैं बना के देता हूँ उसको आप खास रूप में पढ़िए। क्यों? क्योंकि आपको पता है, देखिए जब सब कुछ कवर PDF और बुक से ही हो जाता तो इतना बड़ा बड़ा जो इंस्टीट्यूट चल रहा है, लाखों में जहाँ फीस है, क्यों दे रहे हैं लोग, समझ रहे बात होगा ना। क्योंकि आपको लगता है जब आप PDF खोलते होइएगा ना तो 10 मिनट में आगे पीछे भगा करके देख लिए होते होइएगा और सोचते हुए क्या फिर चलो एग्जाम के टाइम में पढ़ लेंगे। सबके साथ यही होता है, ठीक है, सबके साथ जनरली यही होता है, 10 मिनट में देख लिए इधर उधर। लेकिन जब आप एक टीचर से पढ़ते हैं तो एक टीचर अगर 40 मिनट का आपको लेक्चर बना के देता है तो आपको पता है कितना देर वो सोचा, चीज़ों को देखा, उसको कलरिंग किया, जो उनको चीज़ें लगता है कि इसमें और हम ज़्यादा क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो फिर गूगल पे सर्च करते हैं, फिर उन चीज़ों को लेकर आपके सामने आते हैं। वो सोचते हैं, टीचर का एक सोच होता है कि हम इतना बेहतरीन बताएं अपने स्टूडेंट को इस टॉपिक के बारे में कि उसको और कहीं से ना पढ़ना पड़े, समझ रहे हैं, टीचर का ये सोच होता है, ठीक है।
चलिए देखिए, एक भाई साहब है वो काफ़ी बार कमेंट कर चुके हैं हमको कि सर एक बार हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का हमको इंडेक्स दिखा दीजिए। हमको उनका अभी नाम तो याद नहीं है, अगर आप देख रहे होइएगा वीडियो तो ज़रूर बताइएगा कि सर हमने देख लिया, ठीक है। तो देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे में मैं 6 से 7 वीडियो डाल चुका हूँ। अगर वो वीडियो आप देख लेते हैं तो मैं ये तुरंत ही स्टार्ट करने वाला हूँ हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे अपने चैनल पर इस बुक से। तो आपको पता लग जाए कि जो मैं पीछे पढ़ाया हूँ उससे एक्स्ट्रा इसमें क्या है, तब आपको पता लगेगा कि हाँ सर आप जो पढ़ाए हैं वो काफ़ी बेनिफिशियल है, ठीक है। तो देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, उसके बाद गेज के बारे में 5 से 7 मिनट का वीडियो बना के डाला हूँ, उसको आप देख लेते हैं। जैसे कि गेज और मतलब जो गेजेज है वो और प्रोडक्शन साइट का मैं वीडियो बना के आपको डाल दिया हूँ। जोन का तो पता ना, जैसे 7 वीडियो है ना, उसमें 3-4 बार हम सभी 18 जोन के बारे में डिस्कस कर चुका है, जिसमें आपको ये बोले हैं कि चलिए 17 जोन आपका रेलवे का है, एक मेट्रो का है, 18वां जोन कौन बना है, कब बना है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सब कुछ आपको डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में, ठीक है। उसके बाद देखिए, चलिए आगे देखिए, इसमें हम अभी एक ये टॉपिक डिस्कस नहीं किए हैं वीडियो में, क्या तो यानी कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे। जो इसका इनिशियल जो मतलब स्टार्ट हुआ है, इनिशिएट हुआ है कि प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है वो किस तौर तरीके से हो रहा है, सबसे पहले क्या हुआ कि मतलब गवर्नमेंट का इसमें क्या मतलब बेनिफिट है पब्लिक के लिए, या मतलब क्या है पब्लिक के लिए इसमें, ये सब चीज़ों को हम इसमें आपको डिस्कस कर देंगे। उसके बाद DFCCIL के बारे में हम आपको कुछ डिस्कस कर चुके हैं और थोड़ा डीप में इस बुक से हम आपको कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए आगे का जो आपका बुक आ गया, ये आ गया कि रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। अब देखिए रीजनिंग एबिलिटी आपको आएगा 12 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और 12 मार्क्स का भी आएगा। लेकिन बात यह है इसमें चैप्टर तो बहुत दिया है, लेकिन सभी चैप्टर छोटा है और आसान है, जो आप एक एक चैप्टर को एक एक दिन में छोटा छोटा लेक्चर लेकर के खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अल्फ़ाबेट सीरीज दिया है, देखिए जब भी अल्फ़ाबेट सीरीज का नाम लेते हैं ना तो आपको A to Z जो होता है ना आपका टिप्स याद रहना चाहिए। मैं बोलूँ 20 तो आपको अंदर आना चाहिए क्या सर 20 नहीं T, ऐसे, ठीक है। मैं बोलूँ 1 तो आपको आना चाहिए कि नहीं A, मैं बोलूँ 3 तो आपको आना चाहिए C, इस तरह से आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद सीरीज, ठीक है, जो सीरीज होता है ना कंप्लीशन करने के लिए वो। उसके बाद एनालॉग है, कोडिंग डिकोडिंग है, क्लासिफिकेशन है, डायरेक्शन टेस्ट है, ठीक है। उसके बाद ब्लड रिलेशन है, रैंकिंग एंड अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक है, ठीक है, जो सीक्वेंस है। उसके बाद लीनियर अरेंजमेंट है, सर्कुलर अरेंजमेंट है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन है। उसके बाद आपको सिम्बॉलिक और नोटेशन है, ठीक है। चलिए आगे दिखा देते हैं आपको। देखिए आप यहाँ अगर 12 नंबर के, मैं अगर 13 नंबर की बात करूँ तो यहाँ क्या है, स्टेटमेंट और एजम्पशन है, ठीक है। ये कथन जो और आता है, ये मैं जब ये पढ़ाऊंगा तो इस सबका आपको हिंदी भी बताते चलूँगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को अंग्रेजी में नहीं समझ में आता है। मैं समझता हूँ इन प्रॉब्लम को, क्योंकि बुक इंग्लिश में है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि पूरा आपको हिंदी में भी समझा दूँ। स्टेटमेंट एंड कोर्स सेक्शन है, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट है, ठीक है, डबल डिस्ट्रीब्यूशन है, देखिए ये सब टॉपिक जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ से हम सिर्फ और सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक को सबसे पहले कवर कराएंगे। ऑर्डर एंड सीक्वेंसिंग है, ये इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन हो गया, सीक्वेंसिंग आउटपुट इनपुट हो गया, डाटा सफिशिएंसी हो गया, कैलेंडर और क्लॉक हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस रहता है, ठीक है। क्यूब और डाइस हो गया, तो यहाँ से भी डाइस से भी एक क्वेश्चन आने का चांस रहता है, ठीक है। यहाँ से देखिए, अब उसके बाद क्या है, इंसर्टिंग मिसिंग नंबर, जो कैरेक्टर मतलब मिसिंग जो होता है ना, यहाँ से यहाँ हमें ढूंढना होता है। देखिए वो जो हम ऊपर बताया आपको वर्बल था, अब नॉन वर्बल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, सीरीज कंप्लीशन, ठीक है, और एनालॉग है, मतलब वही टॉपिक अब वर्बल में आ जाएगा, यहाँ पे नॉन वर्बल में आ जाएगा। नॉन वर्बल में आएगा तो इसमें कुछ चेंजिंग होता है जो मैं आपको क्वेश्चन के साथ समझा दूंगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन है, मिसलिनियस है, मिरर इमेज है, वाटर इमेज है, ये सब तो समझिए कि 10-10 मिनट का टॉपिक है ये सब, ठीक है। पेपर कटिंग, ये सब 10 मिनट का टॉपिक है, ये सब जैसे कि पूरा नॉन वर्बल है ना, 2 लेक्चर में खत्म, 2 वीडियो में खत्म करा देंगे, ठीक है। फिगर कंप्लीशन है, एम्बेडेड फिगर है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट बुक देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग। काफ़ी लोग को लगता है कि सर सबसे पहले यही पढ़ा दीजिए हमको। देखिए अभी आपको जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप कमांड करते चलिए, जितना आपको लगता है ना कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि मेरे सभी स्टूडेंट का सिलेक्शन होना चाहिए, समझ रहे हैं बात। तो मुझे भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता है। तो आप जो मैं अभी पढ़ाता हूँ उसको खूब अच्छे से पढ़िए, जो मैं नहीं पढ़ाता हूँ वो क्यों रोक के रखा हूँ उसके पीछे कुछ रीज़न है। मैं उसको इस तरह से पढ़ाना चाहता हूँ आपको, ताकि आपको एक ही बार में पूरा समझ में आ जाए, क्योंकि ये सब ऐसा सब्जेक्ट होता है क्योंकि काफ़ी लोगों को समझ कम आता है, ठीक है। इसीलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा पहले खुद टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा, समझ रहे बात। चलिए इसमें देख लीजिए, बेसिक टर्म और कंसेप्ट है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, ठीक है, डिमांड लॉ एंड डिमांड्स है, प्रोडक्शन है, कॉस्ट है, रिवेन्यू है, ठीक है। जैसे कि समझ रहा है, प्रोडक्शन मतलब जहाँ पे बनता है, कॉस्ट मतलब उसका जो प्राइस रखा गया, रिवेन्यू मतलब जो उसके पास आया, ठीक है। मार्केट हो गया और फॉर्म्स ऑफ मार्केट हो गया, जैसे कि एक मार्केट होता है उसके छोटा छोटा बहुत सारा फॉर्म होता है। सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट और इंडिकेटर हो गया। चलिए देखते हैं आगे, थोड़ा सा आगे देखिए, आगे दिया गया है आपका
इसमें बहुत टॉपिक है, लेकिन सब टॉपिक से बहुत कम पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना है। तो ये मैं छांट के आपको दूंगा, आपको खुद PDF दे दूंगा ना, आप ढूंढते रह जाइएगा कि किसको पढ़े और किसको छोड़ दे, समझ रहे हैं बात। तो इसीलिए मैं खुद कराऊंगा आपको, उसके बाद जो चैप्टर हो जाएगा उसका PDF मैं दूंगा आपको, फिर आप वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए देखिए 9 नंबर क्या है कि इंट्रोडक्शन इंडियन इकोनॉमी के बारे में। फिर नेशनल इनकम है कि नेशनल इनकम क्या होता है, GDP क्या होता है, GNP क्या होता है, NNP क्या होता है, NDP क्या होता है, ठीक है, इस सब के बारे में, ठीक है। इकोनॉमी रिफॉर्म ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, और इकोनॉमी प्लानिंग, जो जितना भी प्लानिंग है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर क्या है, लैंड डेवलपमेंट क्या है, टैक्स क्या है, मतलब जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, मतलब अप्रत्यक्ष कर हो गया, प्रत्यक्ष कर हो गया, ये सब के बारे में पढ़ना है। इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर, तो भारत के अंदर जो इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर है ये कैसा है, ये किस कैटेगरी में आता है, ये सब पढ़ना है यहाँ से। इंडियन फिजिकल यानी कि फिजिकल एंड मार्केट है, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम में जैसे कि हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना होगा, अभी कितने बैंक प्राइवेटाइजेशन है, कितने बैंक जो है गवर्नमेंट है, कितने बैंक का मर्ज हो गया, ये सब बात इसमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है इंडियन फिजिकल सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद है एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया, जो एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब समझते हैं, जो बाहरी सोर्स से जो चीज़ें हमारे इंडिया के अंदर है, ठीक है। उसके बाद पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट है, इसमें कई टाइप का पॉवर्टी होता यानी कि पॉवर्टी होता है, मतलब गरीबी होता है, जैसे कि आप गाँव में देखते हैं एक सीजनल गरीबी हो जाता है, मतलब तरह तरह का गरीबी होता है, तो वो सब चीज़ें हम अनएम्प्लॉयमेंट होता है तरह तरह का, उसके बारे में हम आपको ग्राफ के साथ समझाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट कमिटी एंड प्रोग्राम, जैसे कि जितना भी कमेटी बनाए किससे रिलेटेड है, कौन सा कमेटी, किस कमेटी का क्या वर्क सौंपा गया था, जो इंपॉर्टेंट है वो सब पूछा जाता है। चलिए जैसे कि टैक्स से रिलेटेड कौन सा कमेटी है, शुगर केन से रिलेटेड कौन सा कमेटी है, इससे सब कुछ का कमेटी जो पूछा जाता है। चलिए देखिए अब कस्टमर रिलेशन, CRM सबसे ज़्यादा हाई डिमांडेड टॉपिक यही है कि सर CRM आप कब कराइएगा, जल्दी करा दीजिए, ठीक है। लेकिन मैं जो अभी टॉपिक करा रहा हूँ उस पर फिर मैं बोल रहा हूँ कि पूरा फोकस रखिए, ये भी होगा, लेकिन इसको मैं इंग्लिश में जो फॉर्मेट बुक में दिया गया है अगर वही हम आपको पकड़ा दूँ और समझा दूँ तो आपको मैं बता रहा हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं थोड़ा उसको टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, समझे बात। चलिए देखिए कस्टमर रिलेशन आपको कितने नंबर क्या आना है, तो आपको पता है ये 12 क्वेश्चन और 12 नंबर क्या आना है, ठीक है। अब इसका इंडेक्स भी देख लीजिए आप, ठीक है। ये 12 क्वेश्चन आना है, कितना 12 क्वेश्चन और 12 मार्क्स भी आना है, ठीक है, 12 मार्क्स भी आना है। देखिए इसमें CRM का कंसेप्चुअल फाउंडेशन है, कंसेप्चुअल फाउंडेशन में आपको क्या आएगा, इसमें 5 गो टॉपिक है। ये है इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक CRM, मतलब CRM का जो है, CRM का मतलब क्या होता है, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। देखिए CRM के बारे में आप सोचिएगा ना, जैसे आप डीप में थोड़ा सोचने लगिएगा तो आपको लगेगा ये कुल मिलाकर के कुछ नहीं है। जैसे कि इधर एक साइड कंपनी है, देखिए कंपनी है, और इधर बीच में क्या CRM बैठा हुआ है, और इधर क्या कस्टमर है, कस्टमर है, ठीक है। अभी क्या कर रहा है ना, ये कंपनी की तरफ से जो ये CRM जो है सॉफ्टवेयर सिस्टम है, ये इस कंपनी को सभी तरह के डाटा को एनालिसिस करता है और कंपनी को रिपोर्ट करता है कि आप क्या काम और करें कि आपको बेहतर हो। जैसे कि मैं अपना कमेंट बॉक्स देखता हूं तो आप लोग जैसे लिखे रहते हैं ना कि हाँ सर हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, तो हम वहाँ से देखते हैं। जैसे कि इस चैनल का हम एक कंपनी का, जैसे ये चैनल अगर एक कंपनी है तो हम इसका क्या है, मालिक है, ठीक है। उसी तरह से आप लोग अगर इसको देखते हैं वीडियो को तो क्या आप कस्टमर हो गए। तो आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ खोज रहे हैं, क्या क्या चीज़ डिमांड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, और इसके थ्रू हमें पता चल रहा है। तब हमें पता क्या चलता है कि हम आपको क्या चीज़ बेहतर दे ताकि आप खुश रह पाइएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो यही है CRM, जब मैं पढ़ाऊँगा तो एकदम क्लियर कट हो जाएगा, डोंट वरी। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर कि व्हाई द मैनेजिंग ऑफ कस्टमर इज मोर क्रिटिकल देन इवर। उसके बाद है बेनिफिट्स ऑफ कस्टमर वैल्यू मैनेजमेंट अप्रोच, मतलब इसका बेनिफिट क्या होगा, CRM है, इसका बेनिफिट क्या होगा, तो इसका बेनिफिट होता है कि कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने लगता है, कंपनी का रिवेन्यू अच्छा हो जाता है। कैसे अच्छा होता है कि जैसे कि सपोज कीजिए आप कस्टमर है किसका, अमेजोन कंपनी का, अमेजोन कंपनी में मान लेता हूँ, तो अमेजोन कंपनी का अगर आप कस्टमर है तो आप क्या किए कि आप सोचे कि चलो आज मैं शूज सर्च करता हूँ कि मुझे एक अच्छा सा ब्रांड का शूज लेना है, ठीक है। तो आप वहाँ पे शूज सर्च कर लिए, लेकिन आप लिए नहीं। तो जब आप लिए नहीं तो कंपनी क्या किया, आपके उस डाटा को आपको देखा कि आप इन चीज़ों को सर्च कर रहे हैं, ये CRM सिस्टम के द्वारा आपको देखा कि आप उन चीज़ों को सर्च कर रहे हैं। तो जब आप सर्च कर रहे हैं उन चीज़ों को, आप लिए नहीं, तो आप देखिएगा कि आज आप सर्च किए अमेजोन पे, कल आप अपना फेसबुक अकाउंट खोलिए, आपको वहाँ पर भी इसका ऐड दिख गया। तो कैसे दिख गया, क्यों, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर क्या किया, आपके डाटा को, आपके मेल ID को या आपके नंबर को क्या किया, रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया, और आपका जहाँ जहाँ वो ऐड है
सोशल मीडिया पे, वो सब जगह वो क्या करेगा, आपको बार बार दिखाने का कोशिश करेगा, आपको प्रलोभन देगा कि आप आइए, आपको अगर रेगुलर कस्टमर है तो आपको ऑफर भी दिखाएगा कि आप आइए, लीजिए, खरीदिए। उसके बगल में और सारा भी प्रोडक्ट आपको लगा देगा कि उससे रिलेटेड रिलेवेंट प्रोडक्ट। जैसे कि अगर आप मोबाइल का भी सर्च करिएगा ना, 1 से 2 बार अगर एगो साइट पे सर्च कीजिएगा तो देखिएगा दूसरा साइट पे आप जाइएगा ना तो मोबाइल के साथ आपको हेडफोन लगा देगा, ब्लूटूथ लगा देगा कि आप ये भी लीजिए, ये भी आपके काम का चीज़ है। कई बार ऐसे में क्या होता है कि आप एक चीज़ लेते रहते हैं और दोनों चीज़ ले लेते हैं, होता है ना। तो यही CRM है। इन चीज़ों को मैं समझाऊंगा आपको बेनिफिट्स है। तो कंपनी को क्या होगा, इससे बेनिफिट होगा जब आप खरीद लीजिएगा तो। देखिए, इवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ CRM। उसके बाद क्या है, कंसेप्ट ऑफ कस्टमर रिलेशन वैल्यू, मतलब कस्टमर रिलेशन का जो वैल्यू है, मतलब कंसेप्ट ऑफ कस्टमर वैल्यू। कस्टमर का वैल्यू का क्या मतलब, जैसे कि कस्टमर का वैल्यू का मतलब हो गया कि सपोज कीजिए आप मोबाइल खरीदे, कोई कंपनी का खरीद लिया, सपोज कीजिए आप किसी भी कंपनी का मोबाइल खरीदे, वो तुरंत मतलब मान लीजिए कि 4 दिन के अंदर गड़बड़ हो गया, तो आप सोचे कि बहुत टेंशन में होगी, यार मोबाइल में खरीदा और गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो आप क्या किए, तुरंत गए उसके सर्विस सेंटर में। अब सर्विस सेंटर में गए, उसके दुकानदार को बोले कि सर हम इस कंपनी का मोबाइल लिए थे और ये हमारा गड़बड़ हो गया। उसी सर्विस सेंटर में वो आपको तुरंत हाथों हाथ पूरा का पूरा सेवा दे दिया अच्छा से। तो क्या हुआ, उसके लिए आप एक अच्छे कस्टमर, वैल्यूएबल कस्टमर बन गए, क्योंकि फिर आपको बिलीव हो गया कि नहीं, इस कंपनी का मोबाइल अगर हम लिए थे और ख़राब भी हो गया, हमें सर्विस बहुत जल्दी मिल गया, मतलब हमें भरोसा है इस कंपनी में, ठीक है। तो यही होता है, कस्टमर का वैल्यू क्रिएट होने लगता है कंपनी के लिए। चलिए देखते हैं आगे। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि स्ट्रेटजिक CRM, ठीक है। इसमें पहले हम जो फाउंडेशन पढ़े थे, अब स्ट्रेटजिक CRM में क्या है कि स्ट्रेटजिक ऑफ CRM मतलब उसका क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट किस तरीके से होना चाहिए। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन ऑफ CRM स्ट्रेटजिक, मतलब हम इसको कहाँ कहाँ अप्लाई करें, ठीक है, समझ रहे बात। जैसे कि मान लीजिए एक गाँव है, ठीक है, एक विलेज है, अगर इस विलेज के पास हम लेवाइस जीन्स का क्या करें कि शोरूम खोल देते, ये चलेगा यहाँ पे, क्या नहीं चलेगा। तो ये हमें मतलब यहाँ नहीं चले, लेकिन अगर हम 10 से 20 रुपये वाले एक छोटा सा शॉप खोल दे जहाँ जूस मिल जाए, गांव के बच्चे अगर यहाँ आते हैं छोटा छोटा बच्चे, तो उसके लिए खिलौना का कोई दुकान खोल ले, ठीक है, वहाँ हम सब्जी का दुकान खोल ले, किराना दुकान खोल ले, तो ये चलेगा सिस्टम, समझ ले। तो यही होता है हमारा क्या, इम्प्लीमेंटेशन, कि हम कहाँ किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। हम गाँव के पास इन चीज़ों का छोटा छोटा दुकान खोले, लेकिन जहाँ शहर है, मॉल है, वहाँ हम बड़े से जीन्स का, टी शर्ट का वहाँ पे शोरूम खोले, समझ रहे हैं। तो यही होता है इम्प्लीमेंटेशन। एनालिटिक यानी कि एनालिटिकल CRM, इसमें आपको पढ़ना है कि कस्टमर एनालिटिक्स, डाटा माइनिंग और डाटाबेस यूजेज। डाटा यानी कि यूजिंग डाटाबेसेस में क्या होता है कि आपको जो डाटा का रिकॉर्ड रखा जाता है कस्टमर का, उसी के बारे में वहाँ पे सब कुछ डिस्कस किया जाता है, समझ रहे हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए आपके अब यहाँ पे आ गया कि ऑपरेशनल CRM, ठीक है। ऑपरेशनल CRM में क्या है कि आपको सॉफ्टवेयर टूल के बारे में आपको वहाँ पे देखना है, ठीक है। उसके बाद डैशबोर्ड के बारे में, लॉयल्टी ऑफ प्रोग्राम मतलब क्या कि आप कितना वैल्यूएबल है, कैंपेनिंग और मैनेजमेंट। देखिए कैंपेनिंग का मतलब क्या है कि जैसे कि आप कभी मॉल में गए होइएगा घूमने के लिए, तो आप वहाँ पे देखिए कभी कभी किसी कंपनी का वहाँ पे कैंपेनिंग चलते रहता है। तो आपको क्या बोलता है कि सर आप अपने आप यहाँ से एक फोटो खींचिए इस कंपनी का, जो जैसे कि मान लीजिए कार का कैंपेनिंग चल रहा है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि आप यहाँ से फोटो खींचिए इस कार का और अपने फेसबुक के ऐप पे आप क्या कीजिए, अपलोड कर दीजिए। अभी आपको इतना अगर लाइक आ जाता है तो हम आपको ये गिफ्ट दे देंगे, ठीक है। तो क्या होता है, कंपेनिंग कर रहा है, अलग अलग साइट से, अलग अलग मेल आईडी से लोगों को बोल रहा है प्रचार करने के लिए, ठीक है। आप अपने साथ फोटो खिंचाइए और इसको शेयर कीजिए, आपको अगर इतना मतलब वैल्यू मिलता है तो हम आपको ये गिफ्ट देंगे, आपके साथ हम फोटो खिंचाएंगे, चाहे हम आपको और कुछ सेवा करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से होता है, कैंपेनिंग होता है, ताकि उससे कंपनी को क्या होता है, वैल्यू, ब्रांड का वैल्यू बढ़ता है, समझ रहे हैं। देखिए अब इम्पैक्ट ऑफ CRM एंड मार्केटिंग। देखिए इम्पैक्ट ऑफ CRM का क्या होता है मार्केटिंग पे, कि उसको जैसे कि कस्टमर के डाटा को जो वो ले आता है, तो क्या होता है कि कस्टमर को जब डाटा ले आया तो कंपनी को दे दिया, तो क्या हुआ, उससे कंपनी को पूरा का पूरा एग्जैक्ट चीज़ें पता चल गया कि कौन आदमी क्या सर्च कर रहा है, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर में ये चीज़ें समाहित हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कस्टमर प्राइवेसी एंड क्या यानी कि प्राइवेसी प्रोटेक्टिव। देखिए जब आपको कोई भी कंपनी है वो अगर आपका डाटा ले लेता है तो ऐसा नहीं, मतलब उसको आप प्राइवेट में उसको सिक्योर रखता है, ऐसा नहीं कि किसी और को दे देगा किसी और इलीगल काम के लिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देखिए CRM इन सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया में जितना प्रचार होगा उतना उस ब्रांड का क्या होगा, वैल्यू बढ़ेगा। एडवांसिंग इन CRM में क्या है से देखिए, एडवांसिंग में क्या है कि यही सब चीज़ें पढ़ना है कि B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। देखते हैं जैसे कि बिजनेस टू बिजनेस डील होता है, जैसे कि एक दुकानदार को देखते हैं ना दूसरे दुकानदार से डील करते हुए, उसी तरह से होता है। और यहाँ पे देखिए बिजनेस टू क्या है, B2C है, मतलब बिजनेस टू कस्टमर। जैसे कि बिजनेस, जैसे कि छोटा आप दुकानदार होता है, रिटेलर होता है, वो क्या करता है, कस्टमर से डील करने का कोशिश करता है। और फ्यूचर ऑफ CRM क्या है, जैसे कि फ्यूचर ऑफ CRM के बारे में आपको ये पढ़ना है कि जैसे कि आगे जितना कुछ होगा उन चीज़ों को क्या करेगा, ये अभी वैल्यू बताना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए कि यहाँ
एक कॉलेज खुला, ठीक है, कॉलेज खुला, तो हम इसके जैसे कि फ्यूचर सीआरएम का क्या है कि कॉलेज खुला तो हम इसमें क्या क्या चीज़ फिट करेंगे कि यहाँ कॉलेज खुला है तो ये इंजीनियरिंग कॉलेज है सपोज कीजिए, तो यहाँ क्या क्या चीज़ का दुकान चल सकता है, तो इंजीनियरिंग बुक का चल सकता है, उसके बाद क्या यहाँ खाने पीने का छोटा मोटा दुकान चल सकता है, उसके बाद जो स्टूडेंट से रिलेटेड जो चीज़ें है वो चल सकता है, कॉस्मेटिक आइटम यहाँ चल सकता है, अगर गर्ल्स हॉस्टल है तो गर्ल्स से रिलेटेड सामान वहाँ बिक सकता है। तो इन चीज़ों को, यह है क्या फ्यूचर है आगे की तरफ, हम इन चीज़ों को सोच सकते हैं। देखिए आपके आगे जो बुक है वो है जनरल नॉलेज। एक्चुअली जनरल नॉलेज के अंदर आपको कितना क्वेश्चन आएगा, तो इसके अंदर भी आपको 12 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 12 क्वेश्चन आएगा और 12 कितना आएगा मार्क्स भी आएगा, ठीक है। और इसमें क्या दिया कि बहुत ज़्यादा डाइवर्टी मतलब सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड कर दिया है, ठीक है। तो इसमें से हम इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें से भी पढ़ेंगे जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। देखिए हिस्ट्री ऑफ, आपको इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ना है और थोड़े सा क्या पढ़ना है कि मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी में भी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ना है और इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ना है, पॉलिटी में भी उसी तरह से जो आर्टिकल है इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स है, इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना है, शेड्यूल है, सीक्वेंसिंग है, ये सब चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये सब मैं क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या आ गया आपको चीज़ें देखने के लिए कि इंडियन इकोनॉमी, अगर आप पीछे वाले बुक में कर लिए हैं इकोनॉमी कवर तो आपको यहाँ पे नहीं करना है। देखिए अब यहाँ पे साइंस से भी इसमें क्वेश्चन आएगा, जो हम आपको अभी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ साइंस में ही 24 नंबर में काम नहीं आएगा, इस 12 नंबर में भी काम आएगा। देखिए सेम टॉपिक दिया गया है, मैकेनिक्स, हीट प्रॉपर्टीज, वेव, साउंड, ये सब कुछ यहाँ भी पढ़ना है, तो हम आपको वहीं पढ़ा दे रहे हैं, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, फिर आपको यहाँ ना पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। केमिस्ट्री में भी सेम चीज़ पढ़ना है जो हम आपको पीछे बताएं, समझ रहे बात ना। अब उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे बायोलॉजी में भी सेम चीज़ है, आपको बायोलॉजी भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे कि यहाँ DRDO से जितना भी रिलेटेड है आपको DRDO पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद इसरो पढ़ना है अच्छे से, DRDO पढ़ना है, स्पेस के बारे में पढ़ना है, थोड़ा सा आपको नासा के बारे में पढ़ना है, ये सब के बारे में यहाँ पे पढ़ लेना है, इसके बारे में, ठीक है, यहाँ पे पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें हम जब लेकर आएंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है। स्पोर्ट के बारे में, देखिए स्पोर्ट के बारे में क्या है कि जो भी अभी करंट स्पोर्ट है उसके बारे में, जैसे कि जितना भी टेनिस टूर्नामेंट है उसको, जैसे कि चारों के चारों ये हमको याद रखना है, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ठीक है, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन ओपन है, USA ओपन है, ये चारों के चारों में से जो अभी हाल में हुआ है इसको हमको याद रखना है। बाकी जो थोड़ा सा जो आगे ओलंपिक कहाँ होने वाला है इन सब चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जनरल नॉलेज में इसमें आपको क्या, जैसे कि नेशनल पार्क हो गया, देखिए इसमें आपको जो खास इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो जाएगा कि नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ठीक है, इसमें यूनेस्को हो गया, इस सब के बारे में, जैसे कि फोल्क इंडियन डांस कितना है, कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। देखिए ये आपका लास्ट था, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ध्यान से आप सुनिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा पक्का, 100% आपका सिलेक्शन होगा किसमें, DFCCIL में, और आप एक ऑफिसर बनिएगा, ठीक है, बिल्कुल ऑफिसर बनिएगा। उसके बाद फिर आप मैसेज कीजिएगा कि सर हम बन गए, फिर उसके बाद मिलेंगे आपसे, ठीक है। और देखिए एक बात आप ध्यान से सुनिए कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, जो भी चैप्टर अभी खत्म होगा चैप्टर, उसको हम क्या करेंगे, आपको PDF दे देंगे चैप्टर खत्म होने के बाद, PDF दे देंगे कहाँ, टेलीग्राम पर, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब हम आपको PDF दे देंगे, ठीक है। लेकिन पहले नहीं होता पता, इसलिए क्योंकि जब चैप्टर पढ़ाना होता है उस टाइम में वो PDF बनता है, ठीक है। तो जब वो PDF हम कंटेंट आपको पढ़ा देंगे तब आप PDF से पढ़िएगा तो आपको अच्छा समझ में आएगा। फिर मैं बोल रहा हूँ क्यों, क्योंकि देखिए जितना भी अगर मान लिया जाए सब कुछ अगर मटेरियल पढ़ के ही हो जाता सिर्फ, क्योंकि आप मटेरियल कितना देर में पढ़ते हैं, 10 पेज का होता है ना, तो आप इसको 20 मिनट में क्या करते हैं, आगे पीछे करते हो जाता है और आपको बहुत जल्दी ही उसको भूल भी जाते हैं। लेकिन एक टीचर जब आपको पढ़ाता है, आपको एग्जाम्पल देता है, अच्छे से सब कुछ समझाता है, तो वो आपको लंबा टाइम तक याद रहता है और एग्जाम में विदिन सेकंड वही चीज़ क्लिक करता है, उसमें कन्फ्यूजन बहुत कम होता है, जो टीचर का वीडियो होता है उसमें, समझे बात। इसीलिए आपको यहाँ से जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब एक चीज़ मैं फाइनल आपको बताना चाहता हूँ, वो फाइनल क्या है कि आपका सिलेक्शन कब हो जाएगा। सर आप ये बताइए कि हम कितना पढ़े कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो मैं कहूँगा ये क्वेश्चन आप हमसे ना पूछिए, किससे पूछिए, तो अपने आप से पूछिए। और कब पूछना है, तो ये पूछना है आपको रात, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कब पूछना है, ठीक है। तो रात में कब, सोने जाने से पहले और पहले कब, जब आपका ये जो लाइट है ना, ये लाइट जो देख रहे हैं ना, ये बढ़ रहा है ना, ये लाइट, ये जब आप बत्ती जब बंद कीजिएगा ना, और जब आपको लगेगा अब नींद लग गया, तो आपको एक क्वेश्चन करना है अपने आप से। वो क्वेश्चन क्या होगा कि क्या आज जो मैंने पूरे दिन में काम किया है, क्या ये सफिशिएंट है एक सरकारी नौकरी के लिए, जहाँ इतना मारामारी है, इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, वो क्या ये सफिशिएंट है? क्या हम इससे ज़्यादा और पढ़ सकते थे? क्या हम आज पूरे दिन में कहीं टाइम ख़राब किए हैं? अगर आपके अंदर से
बल ज़बरदस्ती नहीं बोलना है, आपके अंदर से अगर ये आवाज़ आ जाए कि हाँ यार और हम थोड़ा पढ़ सकते थे, हमने टाइम ख़राब किया है, तो मैं आपको लिख के देता हूँ, आप यहाँ पे लिख लीजिए कि आपका सरकारी नौकरी नहीं होगा। आपको अगर अंदर से ये आवाज़ आ रहा है ना कि हम और पढ़ सकते थे, हमने टाइम ख़राब किया है, तो आपको इन चीज़ें में आप समझ लीजिए कि आपको सरकारी नौकरी से कहाँ है, दूर है। ठीक है, पहला नंबर, पहला दिन का ये हो गया। आपको आवाज़ आया क्या कि नहीं और पढ़ सकते। दूसरा दिन आप पूछिए, फिर से सोने जाते समय पूछिए कि क्या आज जो हमने पढ़ा ये सफिशियंट है। फिर से आपको बात है कि नहीं, कल से तो ज़्यादा आज जरूर पढ़े हैं, लेकिन उतना ज़्यादा सफिशियंट नहीं, मैं थोड़ा और पढ़ सकता था। जो मैंने रिवीजन किया है ना, जो 100% था, उसको हम 100% को हम 110 भी लेकर के आज जा सकते थे, लेकिन थोड़ा सा और हमको पढ़ना चाहिए। जो हमने फेसबुक और इंस्टाग्राम सब कुछ चलाने में आज ख़राब कर लिया, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3 महीना है। तो अभी भी आप सिलेक्शन के पास है, आप कटअप में है, लेकिन सिलेक्शन फाइनल आप मेरिट में नहीं है, इतना जान लीजिए। तीसरे दिन अब देखिए, अब आप फिर से पूछे क्या अब मैं पढ़ सकता था, और आपके अंदर से आवाज़ है नहीं रे अब नहीं पढ़ सकते हैं, अब पढ़ेंगे तो हम बीमार ही पड़ जाएंगे, अब नहीं पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा बहुत हो गया, आज बहुत पढ़ लिए। तब समझ लीजिए कि आपका सरकारी नौकरी लग चुका है। जो 2-3 महीने आने वाला जो समय है ना, इसमें आपको सरकारी नौकरी लग जाएगा और DFCCIL के ऑफिसर बन जाइएगा। ये क्वेश्चन जब ये आपके अंदर से जवाब आने लगेगा ना जिस दिन, कि और आप पढ़ते तो हम बीमार पड़ जाते, नहीं पढ़ सकते भैया इससे ज़्यादा, तो आपका सरकारी नौकरी लग जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपको हर दिन करना है, ऐसा नहीं कि 3 दिन किए और चौथे दिन छोड़ दिए तो आप चौथे दिन फिर सरकारी नौकरी भूल जाइए। ठीक है, समझ गए बात। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग का सिलेक्शन होगा, और जो मैं इस वीडियो में बताने का कोशिश किया हूँ वो आप समझे भी होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद मेरे दोस्तों।